नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच विवाद गहरा गया। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक व्यवहार करने की नसीहत देते हुए कहा कि यदि नेता बनने का इतना ही शौक है तो नौकरी छोड़कर मैदान पर आ जाइए। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले फोन पर हुई बातचीत से हुई थी। मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज करने को कहा था, लेकिन विभाग ने बिजली घर में हंगामे और कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप के केस में दर्ज करा दिया और इसके बाद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन भी किया। बैठक के बाद मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों दोनों को मर्यादित एवं संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बिजली कटौती, ट्रिपिंग और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। फिलहाल ये विवाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खाली विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ में नहीं और अन्य विभाग के भी अधिकारी थे और कुछ विद्युत से जुड़ी समस्याएं थी कुछ लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ एमडीए संबंधित थे जो मतलब जो लखनऊ में जो दुर्घटना हो गई थी, निश्चित रूप से बड़ी घटना हुई, दुखद है और उस बात को लेकर भी मतलब काफ़ी कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर देखने को मिली। तो उसमें हम लोगों ने एमडीए को और जिलाधिकारी महोदय को यही कहा है कि भाई यदि मान लो जो भी संस्थान है, चाहे व्यापारिक हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं या अन्य कोई भी संस्थान है, उनका पहले मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके यदि कहीं कोई कमी पेशी है तो उसका एक बार नोटिस जारी कर दिया जाए समयबद्ध तरीके से। यदि वो सुधार करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया जाए, एकदम उसको सील ना किया जाए। एक तो ये कहा गया है। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी ये कहा गया है, देखो हम लोग समझते हैं इस बात को, गर्मी के समय में ये समस्या आ जाती है। आजकल तूफान भी आता है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं, उसके खंभे भी टूट जाते हैं, तार भी टूट जाते हैं और बिजली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो व्यवहारिक दिक्कत बिजली विभाग के सामने भी आती है और जनता के सामने भी आती है। अब विशेषकर शहरी जनता जो होती है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर मान लो 20 घंटे 10 घंटे ट्रिपिंग हो जाए, किसी भी कारणवश हुई हो, तो इन्वर्टर भी 10 घंटे नहीं चल पाता, 15 घंटे नहीं चल पाता, समरसेबल बंद हो जाते हैं। गांव देहात में तो आदमी हैंडपंप से पानी ले ले। तो ये सारी बातें हैं, इन सब बातों पर एक विस्तृत चर्चा हुई है कि एक संवेदनशीलता के साथ में, एक सहनशीलता के साथ में हम लोगों को जनता के सामने पेश आना चाहिए। उनसे संवैधानिक भाषा में बात करें और प्यार से हर चीज़ का समाधान है। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि ये 1-2 महीने दिक्कत आती है। तो वहीं नोएडा में एक नवविवाहित ने अपने पति पर हनीमून के दौरान हत्या की कोशिश और लगातार मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 113 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार दोनों की शादी 30 अप्रैल को हुई थी और 9 मई को हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए थे। आरोप है कि वहां पति ने अपनी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पीड़िता के मुताबिक घटना के बाद आरोपी पति दार्जिलिंग से लौटकर दिल्ली स्थित अपने घर में रहने लगा। इसके बाद महिला ने नोएडा के सेक्टर 113 थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सूचना पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही मुजफ्फरनगर के खालापाड़ थाना क्षेत्र स्थित दक्षिणी कृष्णापुरी कॉलोनी में एक मकान की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद सामने आया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने का विरोध करते हुए इसे लैंड जिहाद का मामला बताया है और इस मुद्दे पर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई स्थानीय लोग और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन का दावा है कि कॉलोनी के एक जैन परिवार ने अपना मकान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान में नए लोगों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों के बाद उन्हें इसकी जानकारी मिली। विरोध के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मकान पर ताला लगा दिया और खरीदार से मकान खाली कराने की मांग की। वही स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि इससे भविष्य में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी ओर इस मामले में संबंधी खरीदार का पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से इस पर
विवाद पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो इसके लिए तो इसके पीछे की रीज़न जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं कि एक हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में जिस तरीके से मकान ले रहे हैं उसके पीछे का इनकी मंशा क्या है। और इनका सामान भी जब तक यहाँ पे नहीं आया था और सामान की जगह इन्होंने हुक्का पीना पे शुरू कर दिया था, तो इनकी मंशा तो साफ थी कि किस तरह का मैसेज इन्होंने स्टार्टिंग में दिया। तो जिस तरीके की यहाँ पे माहौल ख़राब करने की व्यवस्था बना रहे हैं तो ये बात ख़राब है। और सरकार भी हमारी है, अगर अब भी ऐसा काम होगा तो हम किस सरकार में मांग उठाएंगे कि ऐसा ना हो। क्या हुआ यहाँ पे किसी हिंदू के द्वारा किसी 2 मुस्लिमों को मकान बेच दिया गया है और वे आपराधिक रिकॉर्ड उनका ऐसा बताया जाता है कि ऐसे वे मानसिकता के हैं। और उन्होंने मानसिकता अपनी स्पष्ट कर भी दी थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने हुक्का पिया था, आते ही साथ सामान आया था लेकिन हुक्का पीना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ पे रहना तो दिया जाएगा नहीं और ना रहना चाहिए। बस ये पूरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। ये यहाँ मोमडन को मकान दिया। अब ये बताओ, उनका हमारा अलग हिसाब है, त्योहार उनका अलग है, हमारा अलग है, तो दिक्कत पूरे मोहल्ले को है। इससे तनाव बढ़ सकता है सांप्रदायिक। तो ये परेशानी है। हम चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ ना आए, बैनामा हो चुका है, वापसी हो। तो वहीं नोएडा में पार्ट टाइम इनकम और आईपीओ में मोटे मुनाफे का लालच देकर एक इंजीनियर से 53 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अखिलेश सेक्टर 53 स्थित मोरना गांव के एक पीजी में रहते हैं। उनकी शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार उन्हें व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से संदेश मिला जिसमें पार्ट टाइम इनकम बढ़ाने और आईपीओ में निवेश कर 50% मुनाफा कमाने का दावा किया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने उनसे एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया और उसी के माध्यम से निवेश के लिए कहा गया। अखिलेश ने ठगों के झांसे में आकर 19 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 53 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब उन्होंने अपनी निवेश की गई रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे तथा खाता फ्रीज होने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपियों ने उनसे संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल और साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तराखंड के पंतनगर के बीच बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस रूट को दो तरफा उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस रूट पर 78 सीटों वाली ATR विमान का संचालन किया जाएगा। नई सेवा के शुरू होने के साथ ही टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अब जेवर से पंतनगर का सफर लगभग 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी। इस हवाई सेवा से पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट की देश के विभिन्न शहरों से कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार ने कहा है कि इस नई उड़ान सेवा से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन को नई गति मिलेगी। सरकार और विमानन क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि ये सेवा क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगी। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित क्षेत्र स्थित पक्का बाग मोहल्ले में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। हादसे में 2 महिलाएं एवं एक युवक गंभीर रूप से झुलस गए जबकि घर में मौजूद एक पालतू कुत्ता भी आग की चपेटे में आकर घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस रिसाव के चलते अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। आग लगने से घर में अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दिया जिससे बड़ा विस्फोट होने से बच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में झुलसे तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर से रिसाव को आग लगने की वजह माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका जय भगवान सैनी कहाँ रहते हैं? पक्का छा से बड़ा। क्या हुआ था आज बताएंगे? सुबह खाना बनाते समय आग लगी गई थी। कौन कौन किस किस के झुलसे? कौन वाली है कविता और लड़का है दीपांशु।
बहुत बड़ी बेटी है नितिशा। तो पता ही नहीं कि गैस में आग क्या- अचानक ही हुआ था, हम तो समझे नहीं हुए थे। और तो कुछ नुकसान नहीं हुआ किसी का? तो कोई पुलिस वगैरह बिलिया छुट्टी थी। कोई पुलिस वगैरह या फायर पे सूचना दी? कोई कुछ नहीं, अस्पताल ले गए उन्हें? जी अस्पताल सरकारी अस्पताल लेके वहाँ से ले रेफर कर दिया बुलंदशहर के लिए। जी आपका? तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा 1 स्थित इंजीनियर्स पार्क सहकारी आवास समिति लिमिटेड में सार्वजनिक ग्रीन पार्क पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर की मदद से पार्क की हरियाली को नुकसान पहुंचाते हुए वहां अवैध निर्माण शुरू कर दिया। घटना 23 जून की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज होने का दावा भी किया गया है। सोसाइटी का कहना है कि आरोपी सीमित समिति का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद उसने सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास किया। निवासियों के अनुसार पार्क में लगे पौधों को काटा गया, घास को उखाड़ा गया और रोडी पत्थर डालकर चबूतरा बनाया गया। समिति ने यह दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही फर्जीवाड़ा, मारपीट और गाली गलौज से जुड़े मामले दर्ज है तथा वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। सोसाइटी की सचिव संगीता मिश्रा ने बताया है कि मामले की लिखित शिकायत घटना थाना बीटा 2 पुलिस को दी गई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। हालांकि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। मैं संगीता मिश्रा इंजीनियर्स पार्क में रहती हूँ ग्रेटर नोएडा और मैं यहाँ की सचिव हूँ। 23 जून 2026 को आज़ाद उर्फ यशपाल जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, 23 तारीख को ज़बरदस्ती सोसाइटी के अंदर आकर जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर उसने कंक्रीट कर दिया, उखाड़ कर ग्रीन एरिया। तो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारा रोष है और वो कहते हैं हमारा पार्क वैसे ही चाहिए और हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा पार्क जैसे था वैसे ही हमें मिलना चाहिए। हमसे आपसे हमारा यही अनुरोध है। मैं संगीता मिश्रा इंजीनियर्स पार्क में। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई पीड़ित के शिकायत के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी दरोगा एक मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन टीम ने इस मामले में सिखेड़ा थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि प्रवीण शर्मा इससे पहले हरसोली चौकी और भोराकला थाने में थाना प्रभारी के पद से भी तैनात रह चुके हैं। फिलहाल एंटी करप्शन टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और रिश्वतखोरी से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर उत्साह और सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 53 पाउंड का केक काटा, रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, मंडलीय अस्पताल में मरीज को फल वितरित किए गए तथा विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित भंडारे में 5,000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने अखिलेश यादव के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों लोगों तक राहत और सेवा पहुंचाने का कार्य भी करती है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान, फल वितरण और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम समाज सेवा की भावना को मजबूत करते हैं और पार्टी की जन सेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता, हिंदुस्तान के उदयमान नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हम लोग उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि सब उनको आकर के
आशीर्वाद है स्वस्थ बनाने के लिए, दीर्घायु होने के लिए और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब आशीर्वाद है। ऐसे क्रम में हम लोग ब्लड डोनेशन का भी काम किए, अस्पताल में फल वितरण का भी काम किए। ऐसे महान नेता जो हिंदुस्तान की दूसरी नंबर की पार्टी है उसके नेतृत्व करने वाले पार्टी है। हम लोग सारे लोग उनको दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने और आगे चल करके मैं लिख के कोई हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। तो वही पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। नवीन मंडी परिसर पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने पंडाल, वर वधू के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, बिजली सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और सभी तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक नव दंपत्ति और उनके परिजनों का सम्मान और सुविधा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफलतापूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी, डीसी, मनरेगा और समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधी अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न कराई जाए। जो विवाह हो रहा है ये किसी स्वयंवर से कम नहीं है। मैं बात पुनः ये कहना चाहता हूँ, आज जो रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है 376 हिंदू परिवार थे और 26 मुस्लिम परिवार, उनका आज सामूहिक विवाह का आयोजन मंडी समिति पीलीभीत में किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी, डीएम साहब और सभी लोग लगे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये कोई भी गरीब कन्याएं आज धन के अभाव में वंचित नहीं रहेंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि प्रदेश की जितनी भी कन्याएं हैं गरीब, उनकी हम शादी कराने का संकल्प लेते हैं। वही संकल्प का सपना आज साकार हो रहा है। मैं पुनः ही सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आए हुए जोड़ों को भी मेरा आशीर्वाद है, इनके जीवन में हमेशा नई खुशियां रहे, इनका परिवार आगे बढ़ता रहे। और यहाँ पर सभी आप लोग पत्रकार बंधु, सभी अधिकारी वर्ग और सभी जो जोड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मेरे पूरनपुर ब्लॉक से इतनी भारी संख्या में जो आज। तो वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के नेतृत्व में सिख संगत ने विरोध प्रदर्शन कर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के कथित बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है और पुतला दहन भी किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो में ऑपरेशन ब्लू स्टार और गढ़वाल राइफल्स को लेकर दिए गए बयान से सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। साथ ही इस तरह की टिप्पणी से भारतीय सेना की निष्पक्ष और सम्मानित छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सिख संगत ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में समाज और वैमनस्य और विभाजन पैदा करने वाले बयानों पर सख्त रोक लगाने की अपील की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई गई। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे आशीष नेगी जो यूकेडी के मेंबर हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने बहुत ही भद्दी शब्दावली सिख समाज के लिए यूज़ की गई है। उससे बहुत ही सिखों का मन आहत हुआ है। सब जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंसान गलती करता तो पूरे धर्म को या पूरे समाज को उसमें लपेटना बहुत बड़ी गलती होती है। उस एक इंसान की गलती की वजह से अगर आप सारे समाज को ही दोषी ठहराते हैं तो बहुत गलत भावना होती है। उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब को ही आपस में टकराव के बीच ले आए, जबकि पंजाबी अगर कोई गलती करता तो उसके लिए कानून है, अगर कोई पहाड़ी गलती करता है तो उसके लिए भी कानून है। कानून अपना काम करता है, उसको उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई
है तो बयान भी उसी तरीके से दीजिए। ये नहीं कि सारे सिखों को आप गलत बता रहे हैं और सारे सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने हमारे 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी का जन्मदिन मनाया। वो उन्हीं 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी ने पहाड़ी राजाओं 52 पहाड़ी राजाओं को जहांगीर के किले से जो पिलरों के साथ बने हुए थे उनको आज़ाद करवाया था। वो उसमें पौड़ी गढ़वाल सबके राजा थे और उन सबको जहांगीर ने कैद किया था ग्वालियर में और उनको छुड़वाने में हमारे गुरुओं ने सहयोग किया। हम तो हमेशा ही सर्वत के भले की अरदास करते हैं और सबके भले के लिए ही कामना करते हैं और कार्य भी। तो वहीं कानपुर में घरेलू विवाद के बीच एक महिला पर बीच सड़क पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला अपने पति और मासूम बच्ची के साथ बाइक से थाने जा रही थी, तभी रास्ते में उसके देवर ने अपने साथियों के साथ उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दंपति के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान महिला को चप्पलों लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। घटना के समय दंपति की मासूम बच्ची भी मौके पर मौजूद थी। बीच सड़क हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से ही घरेलू विवाद चल रहा था और इसी सिलसिले में दंपति थाने जा रहे थे और रास्ते में हुए हमले के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और वायरल वीडियो और पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।